नमस्कार। वाटिका बायोफिलिक्स स्टूडियो एट IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क, ये वो जगह है जहां हम आज बैठे हैं। बड़ा अनोखा एक जगह है, पर आज के दिन ये और अनोखा बन गया है एक विशेष कारण के लिए। अब आप सोच रहे होंगे विशेष कारण क्या है, लेकिन उस पर जाने के पहले छोटी सी एक बात। आपको ये लगता होगा कि ये आप तो पॉडकास्ट, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत देखते हैं हम सब। अब कोई बड़ा पूजा वगैरह ऐसा ना होने से साधारण तौर से ये तो इस तरह से शुरुआत नहीं होती है, शंख बजा के और घंटी बजा के इस तरह से। पर आपको पता है, अगर ये आपका पहला हमारे साथ मुलाकात है तो आपको अभी पता चल रहा है, और अगर पहले देखें तो आप देखे होंगे कि हमारी हर वीडियो तो शुरू ऐसे ही हो रही है। विशेषतः यहाँ जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस बायोफिलिक्स स्टूडियो में जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसी तरह से शुरुआत भी करते हैं। बहुत पहले, आज से बहुत पहले, जब यूट्यूब वीडियो की शुरुआती दौर थी, 2000 मेरे ख्याल से 11, 12, 13, आज 2025 में हम बैठे हैं, तो आज से तकरीबन 10, 11, 12 साल पहले की बात है। उस समय भी एक वीडियो का एक सिलसिला, इस तरह यूट्यूब वीडियो का एक सिलसिला मैं रिकॉर्ड करता था, जिसका नाम ही था रिंग द बेल। आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, रिंग द बेल करके आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। आप देखेंगे उस समय भी इसी तरह से शुरुआत किया करता था। अब आप बोलेंगे इसीलिए तो आपके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स नहीं हुए। आप ही सब करने लगे तो कौन आपको सुनेगा। जब तक घंटी बजती है तब तक लोग स्विच करके दूसरे वीडियो में चले जाते हैं। होंगे पर समय ये बताएगा कि इसका भी क्या, ये जो संस्कार है, इसका भी क्या मायना है, क्यों इसका अहमियत क्या है। और आज विशेष तो मैं थोड़ा समय लेकर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं उस विषय के लिए ये शुरुआती तौर की ये कहानी, ये इसकी अहमियत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये हम करते क्यों हैं, ये घंटी बजा के शुरू क्यों करते हैं। तो कारण ये है कि इस तरह से शुरुआत करने से सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद थोड़ा और ज़्यादा जागृत हो जाता हूँ। यानी कि और थोड़ा, अंग्रेजी में शब्द है कॉन्शियस, जागृत, यानी और सचेतन हो जाता हूँ। चेतना, चित्त, ये जो बात है, तो और थोड़ा सचेतन हो जाना। आप देखिए, जो सो रहा है वो तो अवचेतन है, अचेतन है। जिसको एनेस्थेसिया दिया गया है, देखिए ऑपरेशन हो रहा है, वो तो बिल्कुल अचेतन है, उसको पेट काट रहे हैं फिर भी वो जाग नहीं रहा है। इस तरह से चेतना की अलग अलग स्तर होती है। तो जब हम, स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है, अंग्रेजी में एक किताब है, हमारे गुरु जी ने उस किताब को लिखा था जब उनका उम्र 23 साल था। स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस, गुरु जी के नाम को आपके लिए एक पहेली रह गया, क्योंकि आप किताब के नाम बता दिया, इससे आप बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। तो वो लिखे थे स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी ये हमारी जो जागरूकता है वो ये नहीं कि हम सिर्फ सोते हैं और जागते हैं। जब हम जागे हुए हैं, वेकिंग अप फ्रॉम वेकिंग अप, यानी हम जागे हैं पर कितना जागे हैं, कितने जागृत हैं। तो जब आप और जागृत होते हैं तब आप सचेतन बहुत हो जाते हैं, यानी आपको ख्याल होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर है, क्या चल रहा है, सारी चीज़ के बारे में आप सजग हो जाते हैं। तो जब हम ये बजाते हैं
तो हम इसको सुनते भी हैं और सुन रहे हैं। कब तक सुन रहे हैं? ये आवाज़ धीरे धीरे कम होते रहता है, कम होते रहता है, और जब बिल्कुल जीरो पे चला गया, कोई आवाज़ नहीं है, तब भी हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। यानी कि हम कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं है, उसको भी सुन रहे हैं। तो आप सोचिए, एक बड़ा धमाका सुनने के लिए तो ज़्यादा जागृत होने की आवश्यकता नहीं है। आप सो भी रहे हैं तो बड़ा धमाका होगा तो आप उसको सुन लेंगे, लेकिन सो रहे हैं तो छोटा धमाका होगा तो सुनाई नहीं देगा। तो जब कुछ धमाका हो ही नहीं रहा है, आवाज़ हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप उसको सुन रहे हैं, तो आप कितना जागृत हो गए हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनि लोग ये टेक्नोलॉजी बना दिए थे। टेक्नोलॉजी इस तरह से तो बाद में आया, लेकिन मंदिरों के सामने आप जो घंटी देखते हैं वो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जिसके ज़रिए हम जागते हैं। क्यों इतने जागने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जागना सोना निर्भर करता है सूर्य देव के ऊपर कुछ हद तक, क्योंकि सूर्य आलोक से ये पृथ्वी जब आलोकित हो जाती है तब हम जागते हैं। हम तो नहीं जागते हैं, चिड़िए जो है, जो बर्ड्स चर्पिंग कहा जाता है, जिस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सुबह सुबह सुने तो आपको सुनाई पड़ जाएगा कैसे पंछियाँ की बोली। तो वो सब प्रकृति में तो वो जागते हैं सूर्य के साथ। हम भी जब प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं तो हम सूर्य के साथ, सूर्य किरण के साथ हमारा भी जागना हो जाता है। तो जागृत तो हो गए। जब आप जागृत हो गए, जागृत होकर फायदा क्या है इसको समझिए। तो जागृत होने का फायदा ये है कि मान लीजिए हम जाग उठे हैं, अब कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम जाग उठे हैं। तो यहाँ एक भिंडी है, इसको हम ले लिए, इसको क्या किया जाएगा? इसको खाया जाता है, तो हम खा रहे हैं। एक है सोते सोते खाना, और एक है ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए खाना, और एक है सिर्फ और सिर्फ इसी को खाना। तो मैं आपसे उस अनुभूति को शेयर कर रहा हूँ जब मैं किसी एक दिन सिर्फ और सिर्फ इसको खा रहा था और कुछ भी नहीं। इसको खा रहा हूँ मतलब सिर्फ यही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मल्टीटास्किंग एकदम, और कुछ नहीं। वो अर्जुन को मछली का आंख उस तरह से, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सिर्फ इसको खा रहा हूँ। उस दिन क्या लगा था? उस दिन ऐसा एक एहसास हुआ कि हम खा क्या रहे हैं। जब इस कद्दू को उठा रहे तो हम इससे हमको मिल क्या रहा है जब खा रहे हैं? तो ये एहसास हुआ उस दिन कि हम एक्चुअली जो खा रहे हैं वो तो ऊर्जा है। हम ऊर्जा को खाते हैं, है ना? क्योंकि ऊर्जा के लिए ही खाते हैं। खाने से होता क्या है? खाने से तो आखिरकार ऊर्जा मिलती है, यानी एनर्जी। खाते नहीं है तो एनर्जी डाउन हो जाता है, टायर्ड हो जाते हैं। हम बोलते हैं खाए नहीं है यार, भूख लग गया। जो यहाँ पर अभी 4:26 हो गया है। हमारी टीम जो यहाँ पर वीडियो शूटिंग कर रहे हैं वो पिछले, इसके पहले अंग्रेजी में शूटिंग हुआ, उसके पहले बंगला में। तो वो उन लोग लंच टाइम में मैं आया, शूटिंग शुरू कर दिया, तो उनका खाना हुआ नहीं है वैसे, तो वो बड़े परेशान हैं। लेकिन वो मान लिए हैं। हम बोले थे उनको कि भाई खा के आओ, उसके बाद करेंगे, लेकिन वो बोले नहीं नहीं कर दीजिए उसके बाद, अभी फंस गए, क्योंकि घंटा भर से चल रहा है। तो लेकिन जब खाना नहीं खाते हैं वो लोग, तो हमें दिख रहा है थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं वगैरह ऐसा। तो ये जो टायर्ड में यानी एनर्जी कम हो जाना। तो खाने का मकसद तो यही है कि ये खाना हमें देता क्या है? एनर्जी देता है। एनर्जी आता कहाँ से? सूरज से। और सूरज का एनर्जी ये पकड़ता कैसे है? इसमें कैसे आ गया? आप देखिए ये जो पत्ते हैं, ये पत्ते ये ऐसे बिखर के खड़े हैं। सारा दिन सूरज का जो रोशनी वो कई लाइट ईयर्स, मतलब बहुत दूर से, लाइट ईयर तो वैसे कितनी दूरी का एक यूनिट है, पर हजारों हजारों साल पहले एक सूर्य की रश्मि सूर्य देव के वहां से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। वो करते 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 इस पत्ते के ऊपर आके गिरी और उसका तीर्थ यात्रा पूर्ण हुआ एक तरह से। क्योंकि ये पत्ता अपने जिस जमीन पे खड़ी है, उस जमीन पे जो पेड़ खड़ी है, वो अपने जड़ों से पानी और मिट्टी में जो भी उनको मिलता है उसको लेकर रेडी बैठे होते हैं कि सूर्य की रोशनी आएगी, वो जो एनर्जी आएगा, वो जो ऊर्जा, उस शक्ति को वो पकड़ के पैकेजिंग शुरू कर देगा।
किस चीज से पैकेजिंग करेगा? वही जो मिट्टी, जिस मिट्टी को हम कुछ मायना ही नहीं देते हैं, वही मिट्टी से ये पैकेजिंग कर रहा है, करके उस ऊर्जा को पैकेज करके हमें दे दिया, लटका के रखा। अरे यार बड़ा अच्छा लटक रहा है, ये लटक रहा है, ये कद्दू लटक रहा है। कहाँ लटकता है वो भी आपको बताएंगे अभी कुछ देर में। तो बड़ा एक रोचक सा व्यवस्था है। ये जो रोचक व्यवस्था है, ये ही विनोदन है, यही मनोरंजन है, यही मैजिक है, यही मिरेकल है। अगर हम जागरूक हैं तो, अगर हम जाग सकते हैं तो इसमें ही हमको मैजिक मिलेगा। तो इसी की बात हम कर रहे थे कि जिस दिन, किसी एक दिन जब मैं बहुत जागरूक होकर खा रहा था, तो ये समझ में आ गया कि हम खाते हैं तो क्या खाते हैं? सूर्य के दिया हुआ ऊर्जा को ही तो खाते हैं, लेकिन उसको खा इसलिए ले पाते हैं क्योंकि इस बुद्धिमान ने, इसने उसको पैकेजिंग करके, जिस तरह से आप पैकेज फाड़ के चिप्स निकाल के खाते हैं, प्लास्टिक के पैकेज, इसी तरह से इस पैकेज को काट काट के इससे ऊर्जा निकाल के हम खाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ये तो हुआ कहानी इसका। इसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग द सन, यानी हम क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं? जो पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर, फार्मिंग जो भी बोला जाता है, ये हार्वेस्ट किया जाता है, प्रोडक्शन होता है, उसमें से हम लोग लेते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग जो होता है, ये हार्वेस्टिंग सूर्य की ऊर्जा को ही हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इसको करने के अलग अलग उपाय हैं। एक उपाय हमने भी निकाला है, जिसको हम कहते हैं एलो फार्मिंग। एलो फार्मिंग मतलब हो गया ELLOFARMING, एलो फार्मिंग। अब ये तो एक काव्य के जैसा है, इसलिए ELLO बोलते हैं, नहीं तो इसका मतलब है L_O, यानी लोकली ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग। अब आप सोचते होंगे ये लोकली ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग है क्या? लोकली ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग यानी जहां पर हम इसको कंज्यूम करेंगे या खाएंगे, उसके इर्द गिर्द में अगर इसको फार्म भी किया गया हो, यानी इसका उपज भी वहीं पर हुआ हो, इसको वहीं पर रोपा गया हो, वहीं पर हुआ हो और वहीं से हम लिए। पहले इसको कहा जाता था किचन गार्डन करना, हर घर में थोड़ा बहुत जगह होते थे, लेकिन अब तो शहरीकरण के जरिए ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं है। किचन गार्डन लोग भूल रहे हैं। हमारे बचपन में किचन गार्डन के बारे में हम सुनते थे। तो मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े शहर में तो पॉसिबल नहीं है, छोटे शहर में भी जिनके इंडिपेंडेंट घर बदल के फ्लैट्स बन रहे हैं, तो यहाँ किचन गार्डन की व्यवस्था गई। तो एलो फार्मिंग मतलब अब जो नया व्यवस्था है शहरों का, इसके अंदर हम कैसे और थोड़े बड़े पैमाने में इंडस्ट्रियल तरीके से एलो फार्मिंग मतलब किचन फार्मिंग कर पाए। जैसे कि वहाँ से तोड़ के सीधा बर्तन में चला गया, कुक हो गया, प्लेट में आ गया, तो इसको फार्म टू प्लेट मॉडल भी कहा जाता है। यानी फार्म टू प्लेट, फार्म से आया सीधा प्लेट में आ गया और हम खा रहे हैं। किचन गार्डन में ऐसे ही होता था। हमारे बचपन में हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारा घर में जो किचन माँ कभी कभी जो भिंडी गाछ हो गया, ये उगाते, कुछ जो चीज़ पालक साग उगाते थे, तो वो सब ऐसे चीज़ से जो बाजार से नहीं, वहीं से तोड़ के ला के सीधा प्लेट में आ जाता था किचन से होते हुए। तो इसी की व्यवस्था और बड़े पैमाने में हम कर रहे हैं IIT खड़गपुर के रिसर्च पार्क में, इसका एक्सपेरिमेंटल तौर पे। इसी को लेकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके संदर्भ में आज हम यहाँ बैठे हैं। आपको शायद लगता होगा कि ये बायोफिलिक स्टूडियो की बात होती है, जहाँ पे ये शूटिंग हो रहा है। ये बायोफिलिक स्टूडियो सब्जी मंडी कब से बन गया? तो आपको ये बताऊं कि यही इसकी खूबी है कि ये बायोफिलिक स्टूडियो IIT खड़गपुर के रिसर्च पार्क के अंदर बना हुआ है, बसा है। तन्मय जो कैमरा के पीछे है, उससे मैं दरखास्त करूंगा कि थोड़ा बायोफिलिक स्टूडियो भी दिखा दे। इसको ये लेवल पे तो देख ही रहे हैं, थोड़ा कैमरा को टिल्ट अप करेंगे तो आपको दिख जाएगा ऊपर में भी क्या है। बड़ा सुंदर से, ये कोई भी सीमेंट वेमेंट से बना नहीं है। ये स्टूडियो बिल्कुल बांस दरमा यानी प्राकृतिक तरह से बना हुआ है। इसी में अक्सर हम शूटिंग करते हैं, अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट होते हैं, उनके साथ अलग अलग शूटिंग वगैरह होते हैं। पर उसी के बीच में आज यहाँ सब्जी मंडी लग गया और इस सब्जी मंडी में हम बातें करने लगे हैं इस विषय को लेकर जो आप देख रहे हैं। तो एलो फार्मिंग की बात मैं कर रहा था, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। उतना भी पीछे नहीं, वो जहाँ से सूर्य की किरण शुरू हुई थी उतना पीछे नहीं। अब आज से
आज 2025 में है और 2021 वो समय थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में पहुंचे हुए थे और COP26 एक है, बड़े जो नेताओं का एक समन्वय होता है, एक साथ वो आते हैं और क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ये सब को लेकर बातें करते हैं। सस्टेनेबिलिटी गोल्स वगैरह ये सब बातें होती है। UN बड़ा संस्था है, ये सब लोग आते हैं। तो आज के ज़माने में ये जो एनवायरनमेंट, प्रकृति, सस्टेनेबिलिटी गोल्स, क्लाइमेट चेंज, ये सब ऐसा लगता है कि हम सबको, हमारे देश के लोगों को पश्चिम यानी या डेवलप्ड देश या आजकल बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ, वहाँ से सीखना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री साहब को ऐसा लगा था कि हमारे संस्कृति में, इस देश के जो परंपरा है, यहाँ के जो लोग हैं, ये तो बहुत सारे ऐसे अभ्यास में, ऐसे संस्कारों में इनका जीवन जुड़ा हुआ है जो प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया वहां पर, जिसका नाम उन्होंने दिया मिशन लाइफ। अब लाइफ यानी जीवन सिर्फ नहीं, ये लाइफ था जीवनचर्या के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि लाइफ का स्पेलिंग होता है LIFE। अब उन्होंने इसको बना दिया कैपिटल L और स्मॉल I, जिसका मतलब हुआ लाइफ स्टाइल, और F का मतलब हुआ फॉर, और E का मतलब हुआ एनवायरमेंट। तो बात हो गई लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और उनका ये कहना था कि हम अगर अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में, यानी लाइफ स्टाइल को अगर प्रकृति के लिए ही चलाए, यानी ऐसा नहीं कि प्रकृति को हम व्यवहार कर रहे हैं, पर हम हमारे जीवन को प्रकृति के लिए हम दे रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा अगर करें तो हम एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को बहुत बड़ा एक साधन, बहुत बड़ा उसके लिए हम साधन बन जाएंगे। और उनको ये भी लगा था कि जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में जैसे हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं, पत्ता में, केले के पत्ते में, हमारे अच्छे अच्छे शादी वगैरह जब अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान में भी केले के पत्ते में हम खाना खाते थे, बचपन में देखे थे। अभी भी बनाना लीफ एक रेस्टोरेंट का चेन है। क्यों है? क्योंकि हमारे परंपरा में ये सब बातें तो आम है। तो आप सोच के देखिए, बनाना लीफ एक केले के पत्ते से हम खा रहे हैं, वो कितना प्रकृति के फेवर में है, प्रकृति के लिए है। और इसको अगर हम तुलना इस बात से करें कि हम स्टाइरोफोम के प्लेट में खा रहे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, स्टाइरोफोम आपको पता होगा कितना बुरा है। आप स्टील के प्लेट में भी खा रहे हैं तो उसको धोना तो पड़ेगा साबुन से। जब साबुन से धो रहे हैं तो वो साबुन कहाँ से आ रहा है, वो डिटर्जेंट जो फैक्ट्री में बन रही है वो कहाँ बना है, वो कितना पर्यावरण के लिए उपयोगी है। और साबुन का पानी धोने के बाद पानी से घुल के जहाँ जा रहा है, जो नदी में जा रहा है, जो नाले में जा रहा है, उसका क्या हानि कर रहा है, या उसको अलग करने के लिए, वो साबुन, पानी से साबुन अलग करने के लिए कौन सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ रहा है, वो किस एनर्जी से चल रहा है। ये सब कहानी पे जाएंगे तो समझ में आ जाता है कि हमारे पूर्वज ये जो व्यवस्था करके गए थे कि हम केले पत्ते से ही खाना खा के खुश होते थे, ये कितना मज़ेदार बात था और कितना प्रो प्लैनेट। उन्होंने ये भी एक शब्द, एक वाक्य लेके आया था, प्रो प्लैनेट पीपल, यानी हम कितने हमारा जो ये प्लैनेट है, ये जो दुनिया है, ये जो हमारा पृथ्वी है, हम कितने इसके खिलाफ है और कितने इसके पीछे है कि हम इसी के साथ चल रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ, विरोध में है तो हम एंटी प्लैनेट हो गए, और अगर हम इसके साथ है तो हम प्रो प्लैनेट कहलाएंगे। तो ये उन्होंने एक शब्दावली लगाया था कि प्रो प्लैनेट पीपल। और कुछ उसके बाद ऐसे ऐसे टारगेट्स भी आ गए। बोले 2028 तक हम लोगों को 5 साल का टारगेट था, तो उसमें से 2028 तक 100 करोड़ 1 बिलियन प्रो प्लैनेट पीपल होने चाहिए। 5 लाख से ज़्यादा प्रो प्लैनेट गांव होने चाहिए, यानी लाइफ विलेजेस। 5000 से ज़्यादा प्रो प्लैनेट ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज़ या म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐसे होने चाहिए। 700 से ज़्यादा प्रो प्लैनेट या लाइफ डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। ऐसे सब टारगेट्स रखा गया था। तो 1.5 साल तो हो गया, इसको लेकर काम बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत काम करना बाकी है। अब IIT खड़गपुर इसी काम को लेने हमारे साथ, हम जब कर्मयोग के तरफ से, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी की तरफ से हम तो इसको लेके कूद पड़े ही थे, हम कर ही रहे थे ये सब काम।
हम तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं। फिर 2021 में ये सब बातें आ गई तो हमको बड़ा इनकरेजमेंट मिला, बहुत हौसला मिल गया, तो हम तो और जोर शोर से करने लगे। अब यहाँ हमारी मुलाकात हो गई प्रोफेसर पाठक से। प्रोफेसर पाठक हुए ये IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क के प्रोफेसर इंचार्ज। उनके देखभाल में ये सारा जो रिसर्च पार्क 10 एकड़ का रिसर्च पार्क चल रहा था। अब पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया था उसी दिन उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद की समय थी। मैं किसी दिन देखा IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क, तो हम तो एलुमनाई हैं भाई, हम IIT के खड़गपुर नाम सुनते ही भटक के वहाँ चले जाते हैं कि क्या है देखने के लिए। तो बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं देखा इतना बड़ा अच्छा कैंपस है, लेकिन लॉकडाउन के बाद में था, उतना देखभाल उसके पहले हुआ नहीं था। चारों ओर घास जंगल ये सब होके पड़ा हुआ है और बीच में बड़ा अच्छा ये कैंपस जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम है, अच्छे कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह ये सब तो है, लेकिन बाहर चारों ओर घास जंगल। तो बड़ी जल्दी में ही ये सब घास जंगल साफ सफाई भी हो गई क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया था और मेरे ख्याल से CPWD को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसने बड़े अच्छे से सब साफ सुथरा कर दिया, बाहर का घास खत्म, जंगल खत्म हो गया। पर उसके बाद से जब भी मैं आता था तब ये देखता था कि यहाँ पे डेली 3-4 लोग लॉन मोअर से घास को काट रहे हैं और ये लॉन मोअर का घास काटना चलते रहता था। यही मेन बाहर का जो हरियाली को मेंटेन करने का काम यही था। तो प्रोफेसर पाठक से बात हुई तो उसको मैंने बोला और हम तो एक साथ मिलकर, वो बड़े बड़े पैशनेट थे, उनको बड़ा ये सब में दिलचस्पी था कि ये बायोफिलिक यानी जैसा मैं कह रहा था कि बायो यानी जिसमें भी प्राण का स्पंदन है और फिलिया यानी जिसको हम प्यार मोहब्बत करते हैं। तो जिसको भी प्राण स्पंदन के साथ प्यार मोहब्बत है उसको कहा जाता है बायोफिलिक, यानी प्रकृति के साथ आपका तालमेल अच्छा हो, आप प्रकृति के दोस्त हो तो आप बायोफिलिक बन गए। तो ये बायोफिलिया के लिए उनका भी बहुत, प्रोफेसर पाठक का बहुत हौसला था। उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे प्रोफेसर अमित पात्रा, उन्होंने भी बड़ा इनकरेज किया और सारे IIT के तरफ से डिप्टी डायरेक्टर थे प्रोफेसर बैनर्जी, सबके हौसले से हम चल पड़े और 25 मार्च 2025 को हमको ये पेपर साइन होके आ गया। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया कि आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जितना भी बाहर जो मेंटेनेंस होता है, जो भी ये घास पत्ती को सिर्फ घास को काट के मेंटेन करने, जैसे जंगल वंगल ना हो जाए, उसको कैसे किया जाए जैसे कि एक नया दौर पे हम पहुंच सके। तो उसी के दरमियान हम आज यहाँ बैठे हैं कि 3 महीना, आज हो रहा है 12 जुलाई 2025, वो बैसाख के पहले का था। 15 अप्रैल जो था बैसाख का पहला दिन होता है, बंगाल में न्यू ईयर कहा जाता है, नया साल की शुरुआत है। तो नए साल के शुरुआत में उसके पहले प्लानिंग वगैरह हुई और अप्रैल के बीचों बीच हम ये प्रोग्राम शुरू कर दिए। उससे आज 3 महीना भी हुआ नहीं है, अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, 3 महीना खत्म होने में आज भी 3 दिन बाकी है। और आज हम आपके सामने बैठे हैं, ये सब सब्जी मंडी फैला के, ये कहाँ से आया? तो हमने ये जो यहाँ का जो 10 एकड़ जमीन है उसके 10% जमीन को सिर्फ, यानी जो 4 बड़े बड़े मैदान थे उसके पेरिफेरी, यानी उसके चारों ओर जो जगह था उसमें 10 फीट चौड़ा एक जगह लेकर उसको सिर्फ हमने बोला कि हम इसको फार्मिंग करेंगे, यानी इसमें कृषि करेंगे, कृषि हॉर्टिकल्चर ये सब करेंगे। बाकी सब में फिर भी अभी तक घास काटने का प्रक्रिया चल ही रहा है, क्योंकि एक बैक आप कुछ बड़ा कुछ करने से भाई हलचल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक होगा गलत होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, गवेषणा के तौर पे, एक वैज्ञानिक सोच विचार लेकर इस प्रोजेक्ट में हम उतर गए। तो फिर सारा प्लानिंग हुआ, चारों जो मैदान थे उसमें 41 ऐसे बेड्स बन गए। एक एक बेड 1000 स्क्वायर फीट का एक एक बेड बना, यानी कि 50 फीट बाई 20 फीट मान लीजिए, या कहीं पर 10 फीट बाई 100 फीट का एक एक बेड। इसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा ये सब विचार हो गया, सिद्धांत पे आ गए हम लोग, डिसीजन हो गया। एक बड़ा बहुत उस समय बहुत एक हम चैलेंज कहूँगा हमारे लिए, हमारे सामने ये था कि प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही थी उस समय जब ग्रीष्म का एकदम प्रखर ग्रीष्म था। यानी आप समझ पा रहे हैं कि अप्रैल का महीना, अप्रैल मई जून, सबसे जो प्रखर सूर्य का रोशनी रहता है और समर जिसको कहते हैं, उस समय था। तो ये जो समय होता है उस समय ना तो हमारा जो साग सब्जी ये सब का बहुत समय है, क्योंकि जो विंटर इसको जब कहते हैं, ठंडी के जाड़े के समय में तक साग सब्जी का बहार होती है।
और फूलों की भी बहार होती है। पर समर में पानी की भी असुविधा, काम करने की असुविधा, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रखर सूर्य का ताप है कि उसमें ऑफिस टाइम में आके ज़्यादा देर हो जाने से, मतलब 8 बज गया तो बहुत मतलब प्रखर धूप, बाहर में काम करना मुश्किल है। तो हमारा टीम जो है, कर्मियों का टीम, वैसे ही हम सूर्योदय के साथ शंख बजाते हुए, फ्लैग होस्टिंग करके, राष्ट्रगीत गाते हुए फिर अपना काम शुरू कर देते थे। और करके ये 3 महीने में हम काफ़ी आगे बढ़ गए। एक तो दूसरा चैलेंज ये भी था कि ये समर के टाइम पे, मतलब ग्रीष्म काल में, ज़्यादातर जो सब्जी होते हैं आप जो देख रहे हैं, लौकी है, ये बरबटी है, ये खीरा है, या तरबूजे हैं, या ये इधर जो भी ये सब आप देखेंगे, ये सारे क्रीपर्स यानी लता में होती है। तो लता को करने के लिए आपको माचा बनाने पड़ते हैं, मचान बोलते हैं। तो वो मचान, हमने ऐसे मचान बनाए, थोड़ा खर्च ज़्यादा हुआ, लेकिन उस पर हम चल के, उसके अंदर से चल के जा पाएँ, तो हमको एक टनल जैसा लगे। तो आप देखेंगे ये सब जो अब वहाँ से आया है, ये जब हम जा रहे हैं तो सब्जी का फॉरेस्ट, सब्जी का जंगल, और उस टनल जैसा एक जंगल है, उस जंगल से हम जा रहे हैं और चारों ओर ये सब सब्जी लटक रहे हैं। तो आप, ये भी एक उद्देश्य था कि ये IIT खड़गपुर का रिसर्च पार्क है, ये तो ये समाज को, देश को, अगले पीढ़ी को दिशा दिखाएगा। तो बच्चे जब स्कूल से यहाँ पे आएंगे, ऑडिटोरियम है, प्रोग्राम होते हैं, उसमें आएंगे, कुछ होंगे, तो वो सिर्फ ऑडिटोरियम में बैठ के सुनेंगे ऐसा तो बात नहीं, वो मैदान पे जाके, फील्ड पे जाके, इस टनल पे चलेंगे, तो उनका जो एहसास होगा, उनका जो अनुभूति होगा, ये कैसा होगा। अब आप एक बात मान के चलिए, लोग वेकेशन पे अपने बच्चों को लेकर जाते हैं घुमाने के लिए अच्छे अच्छे जगह पे, अच्छी बात है ये, लेकिन मेरा एक दरखास्त है, आप कभी अपने बच्चों को यहाँ तीर्थ कराने भी लेकर आ जाइए। और कौन सा तीर्थ? वो जो हम वेजिटेबल की टनल बोल रहे हैं, उसमें से चलना उनका तीर्थ होगा। एकांत में शंख बजा देंगे और उसमें से चलेंगे, तो कोई भी तीर्थ से, कोई भी धर्म यात्रा से कम नहीं होगा। वो ज़रूर अपने जीवन में एक नया एहसास, एक नया जागरूकता से निकलेंगे जब टनल में घुसेंगे, और दूसरे और सब जब टनल से निकलेंगे, वो जो बच्चा अंदर गया था, बच्चा क्यों, बच्चा बूढ़ा, कोई भी उसका एज हो, जितना भी कोई भी इंसान हो, उस टनल से जो घुसेगा और जो निकलेगा, उसमें एक फ़र्क तो होगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वैसा ही जगह बन गया है। अब ये तो शुरुआती तौर है, सिर्फ 3 महीना हुआ है। अब हम देखने लगे कि पिछले 2-4 दिन से इतने, शुरू में तो कुछ हो नहीं रहा था, जब पेड़ पौधे छोटे होते ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फल फूल, मतलब ये जब फल देने लगा, तो आप देख रहे हैं इसकी बहार। अच्छा, आज तो ये सिर्फ 1 दिन का है, 1 दिन का हम शूटिंग के लिए सजाए थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है जो सब टोकरी वगैरह, ये तो सजा के रखे थे, 1 दिन का था। अब सजाने के बाद दूसरे दिन का आ गया है, वो यहाँ सजाने की जगह नहीं है, इतना हो रहा है। तो इसको लेकर करना क्या है, ये भी हमारा सोचा हुआ था। कि हम ये सोचे थे कि ये जो उगेगा, इससे हम इसको कमर्शियलाइज करेंगे। यानी इसी रिसर्च पार्क के अंदर TCS का 2 फ्लोर लेके 200 लोग काम करते हैं, उनका कैंटीन चलता है। अभी इसमें तो आगे चलकर हजारों लोग काम करने आएंगे, तो उनके लिए बड़े बड़े कैंटीन की व्यवस्था है। तो क्या ये कैंटीन का खाना इससे नहीं हो जा सकता है? अच्छा, ना हो तो रास्ते के बिल्कुल विपरीत तरफ, बिल्कुल इसी रास्ते के जहाँ पर ये बसा हुआ है, उधर 3000 लोगों का सबसे बड़ा गेटेड कम्युनिटी लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वहाँ के लोग, वहाँ भी हमारे वाटिका है, तो वो वाटिका, वहाँ तो लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कब आप लेके आएंगे। वो दाम भी आप सोचिए, वो बोलते हैं हमको दाम से मतलब नहीं है, आप बाजार के दाम जो भी हो, आपके वहाँ से जो आएगा वो एक तो हार्मफुल केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री, वो तो ऑर्गेनिक कहते हैं, मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक ना बोलिए, वो सब जुमला है। आप ये बोलिए ये फ्रेश है, ताज़ा है, और हार्मफुल यानी हानिकारक केमिकल और पेस्टिसाइड नहीं दिया गया इसमें, तो इसको आप ताज़ा मिल रहा है। और ये जो ताज़ा का जो मज़ा है ना, ये अलग है। तो पहला तो ये आपके लिए हानिकारक नहीं है, और ताज़ा है इसलिए मज़ा है। तो फार्म टू प्लेट, सीधा बगान से लेके आपके प्लेट में आ रहा है, तो लोग तो बैठे रहते हैं, बोलते हैं कि आप लेकर आइए, दाम जो भी हम दें, डबल दाम होगा, ट्रिपल दाम होगा, तो भी वो देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मिलता नहीं है ऐसा चीज़ बाजार में उनको। अब हम इसका फ़ायदा लूटने वाले लोग हैं नहीं,
हम ये तय किए हैं कि इसको हम वैसा दुगना तिगुना दाम में नहीं बेचेंगे, क्योंकि ऐसे भी हाँ हमें शुरुआती तौर पे कुछ खर्च ज़्यादा हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन थी उसमें कभी पहले फार्मिंग हुआ नहीं था, कृषि हुई नहीं थी। तो कृषि ना होने के कारण से वो हमें उससे घास निकालने ये करने में काफ़ी, और क्योंकि हम केमिकल वगैरह देकर उसको घास को मार नहीं दिए, ये सब नहीं कर दिए, इसलिए काफ़ी खर्चा हुआ, मैनुअल लेबर या उसको उपकरण के ज़रिए उसको निकालने में काफ़ी ये सब खर्च वगैरह हुआ। लेकिन वो तो एक बार ही है, अब एक बार हो गया तो हो गया है। अब हमको सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्च होता है वो तो नहीं है अगर फार्म टू प्लेट मॉडल में। यानी हम जब बाजार से खरीदते हैं कुछ भी, तो बाजार से खरीदने के लिए उसको तो कितने जगह से होके आना पड़ता है। पहले वो कृषि जहाँ हो रही है मैदान में, वहाँ से वो निकलता है, फिर निकलने के बाद पैक होके वो ट्रांसपोर्ट होके सब्जी मंडी में आते हैं, बड़े मंडी जहाँ पे होलसेल होती है। आप यहाँ पे नज़दीक में है गावतला बाजार है, जहाँ रात 2:30 बजे 3 बजे आप चले जाइए तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सब लोग आके पल्ले के हिसाब से, यानी 5 केजी के हिसाब से खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहे हैं? रिटेलर, जो कि खुचरा बेचेंगे, जो बाजार में बेचते हैं, जिससे हम खरीदते हैं, वो वहाँ से लेके आते हैं। भोर 6 बजे आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ सब खाली हो गया, क्योंकि वो आके बाजार में लग गए, वहाँ पे वो सारा दिन बेच रहे हैं। तो ये सारा जो खर्चा है, जो बेच रहे हैं उनका सेलिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में जो पर्यावरण को हानि होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो इसी में एग्जॉस्ट निकलता है, ये सब आप मान लीजिए। तो ये सब है नहीं जब फार्म टू प्लेट डायरेक्ट कर रहे हैं या एलो फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब लोकली ऑप्टिमाइज्ड फार्मिंग कर रहे हैं। अब एलो फार्मिंग कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसा मैं कह रहा था, आपका बैल्कनी हो, छत हो, बैकयार्ड हो, फ्रंट यार्ड हो, आपका फैक्ट्री हो, बड़ा सा फैक्ट्री है या छोटा फैक्ट्री है, उसमें जगह अगर है तो उसमें आप लगा दीजिए। आप हमें बताइए कैसे करना होगा। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हार्वेस्ट तो पहला जो मैं कहा था, हार्वेस्ट करता है सन का एनर्जी, सूर्य किरण को पकड़ते हुए। ये सूर्य का जो ऊर्जा है वो अगर आपके पास है, आपके पास आता है, तो जमीन भी ना हो तो इसको, जैसे आप यहाँ पे ये बायोफिलिक स्टूडियो में देख रहे हैं, वर्टिकल तरह से पूरा जो गार्डन है ये सिर्फ जमीन पे नहीं है, ये इस वर्टिकलिटी में भी है। तो इस तरह से हम ट्रेस बना के ये सब में एलो फार्मिंग किया जाता है। तो ये सब करके बड़ा एक अनोखा उपाय है। तो आज ये विशेष तरह से इसलिए बैठे हैं आपको समझाने के लिए कि ये जो एक कॉमन सेंसिकल मेथड है, कॉमन सेंस ही है, ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च का विषय नहीं है कि हम जगह खाली पड़ा हुआ है जिसमें रोज खाली घास काट रहे हैं और उस घास को फेंक रहे हैं, उसको कंपोस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं और पेट्रोल का जला रहे हैं और लेबर का खर्चा दे रहे हैं। ये ना करते हुए इसी खर्चे से हम उत्पाद करने लगे। कहाँ उत्पाद करने लगे? जहाँ पर इसकी कंजम्पशन हो। मिशन लाइफ में प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी बात कह के गए थे, बोले थे इसका एक हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा लक्ष्य ये होगा कि हम माइंडलेस कंजम्पशन से माइंडफुल यूटिलाइजेशन की ओर जाएंगे। अब बात को समझ लीजिए, माइंडलेस कंजम्पशन मानी हम सोते सोते बिना जागरूक ना होके, जागरूक नहीं है और कंज्यूम कर रहे हैं, इससे हम जाएंगे माइंडफुल यूटिलाइजेशन की। जो भी हमारे संपदे हैं उसको कैसे हम सदुपयोग कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन यानी उपयोग, माइंडफुल यूटिलाइजेशन सद उपयोग, और माइंडलेस कंजम्पशन हम जागरूक ना होकर सिर्फ भोग कर रहे हैं। उससे, भोगवाद से हम योग की तरफ जाना, ये उनका एक विचार था। आप देखिए यहाँ पे ये जो फार्म टू प्लेट मॉडल किया गया है, इसमें क्या ये नहीं हो रहा है? जो माइंडलेस कंजम्पशन से निकलकर हम माइंडफुल यूटिलाइजेशन, जो कंज्यूम हो रहा था, लॉन मोवर चल रहा था, उसमें पेट्रोल कंज्यूम हो रहा था, माइंडलेस, सोच नहीं रहे थे इसमें क्या उपयोगिता है, और लेकिन उसी पे माइंडफुल यूटिलाइजेशन, उसी जमीन को यूटिलाइज कर रहे हैं सोच के साथ। कितनी सारी उपयोगिता आप समझ लिए। बच्चे आएंगे, वेजिटेबल फॉरेस्ट के अंदर से चलेंगे, बहुत सारे, अभी तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, हम तो और भी लगाए हैं, आदि, हल्दी, कोचू कहते हैं, कोचू, ओल, ये सब कहते हैं यहाँ पे। ये सब 2-3 महीने की बात नहीं है, वो सब कुछ 8 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में वो सब उपज निकलेंगे। तो
एक तो कमर्शियल सेंस है ही, कम खर्चा। हमारा मकसद ये है कि 3 साल के अंदर ये सब हम जो कह रहे थे कि इसको डबल ट्रिपल दाम में हम बेच भी नहीं रहे, हमारा मकसद है इसको सिर्फ 25% एक्स्ट्रा मार्जिन पे हम बेचेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और उतने बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है। तो 25% जो मार्केट प्राइस है इसका, उससे 25% ज़्यादा में बेचने की जरूरत, लोग तो मतलब आके छीन के लेके जाने के लिए तैयार। तो ये 25% ज़्यादा में बेचेंगे। 3 साल में हमारा ये जितने भी ऐसे कैंपस है वो सब का मेंटेनेंस सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। अब आपको एक राज की बात बताऊं, पिछले ये 2-10 दिन में जो उपज हमारे आ रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस आया है, उसका सारा कुछ हम बेचे भी नहीं है, लेकिन कुछ जो हम उसका जो मार्केट वैल्यू है, ये जो हम शूटिंग कर रहे हैं, ये शूटिंग के लिए हमारा एक IIT के साथ व्यवस्था है कि ये शूटिंग में जो भी हमारा उपार्जन होता है तो उसमें से 20% हम IIT को देते हैं, ऐसे ही कागज में लिखा हुआ है, यही हमारा उनके साथ व्यवस्था है। तो ये भी शूटिंग में हम व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका जो मार्केट वैल्यू हमारा निकलता है उसका 20% हम IIT के अकाउंट में जमा भी कर दिए। तो आप देखिए, जहाँ पर वो एक मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा था, उसके जगह में ऑलरेडी IIT को एक उपार्जन हो गया। तो कमर्शियल तौर पे इसको मैनेजमेंट के तौर पे एक डिसीजन हो गया। अब IIT जैसा संस्था है, उसके लिए ये 2-10 रुपया इसमें उपार्जन करने का मकसद नहीं है। अब मैं असली मकसद में आ रहा हूँ, क्योंकि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम इसकी जो भी इसको लेके काम कर रहे हैं, इसको बहुत वैज्ञानिक तौर पे बारीकी से इसको अध्ययन कर रहे हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत का कोई भी, जैसे ये शंख ध्वनि का या AI जनरेटेड म्यूजिक का क्या असर है, ऐसी चीज़ों को भी हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि पेड़ पौधे पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या ये कद्दू अगर AI जनरेटेड म्यूजिक हम दे सकते हैं इसको, उसका असर बेहतर हो रहा है, पेस्टिसाइड के बदले में क्या हम वैसा कुछ व्यवहार कर सकते हैं, ये सब पर भी शोध चल रहा है। दूसरे जो भी यहाँ पर काम हो रहा है, ये सारा को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कोई फॉर्म फिलअप का चक्कर नहीं है, क्योंकि हमारे साथी जो हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको कोई अंग्रेजी की चक्कर है नहीं। वो तो हिंदी भी अच्छा से नहीं आता है, वो बंगला, यहाँ के बंगाली लोग हैं, बंगला ही समझते हैं, बातें भी बंगला में करते हैं। तो क्या है, यहाँ जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से हमारी जो स्टूडियो का जो टीम है, ये स्टूडियो टीम जाके सारी चीज़ को वीडियो कलेक्ट कर रहा है, उनके साथ बातचीत होता है, वही बातचीत को हम कैप्चर कर लेते हैं बस फ़ोन वीडियो के ज़रिए। उसके लिए बड़ा कैमरा जो स्टूडियो में, उसकी भी ज़रूरत नहीं, फ़ोन वीडियो के ज़रिए वो कलेक्ट होता है और AI टूल्स व्यवहार करके हम उसको, आज की जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उसके ज़रिए, हम जो एल्गोरिदम, AI की एल्गोरिदम है, टूल्स अवेलेबल है, उसके ज़रिए हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। जो AI के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एल्गोरिदम है, इसके ज़रिए हमें कितना तथ्य मिल रहा है, इस तथ्य से हो क्या रहा है, इस तथ्य से एल्गोरिदम सीख रहा है। यानी हमारे जो कृषि दोस्त है, जो कृषि भाई बहन है, वैसे IIT के कैंपस के अंदर जो हम मैदान में काम करने के लिए सिक्योरिटी वैसे बोल देते हैं कि भाई नहीं, लेडीज़ अलाउड नहीं है, वैसे रिसर्च करने के लिए AC रूम के अंदर लेडीज़ अलाउड है, और क्यों बाहर मैदान में काम करने के लिए लेडीज़ अलाउड नहीं है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला है। लेकिन जो भी हो, पॉलिसी होती है, तो इसलिए मैं पूरा दम से ये कह नहीं पा रहा हूँ कि मेरे कृषि भाई बहन की बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भरोसा है कि आगे चलते हुए कृषि भाई बहन भी यहाँ पर काम कर लेंगे, पर उनका जो वो यहाँ पे जो समय बिता रहे हैं, सिर्फ इसके उत्पाद के लिए नहीं बिता रहे हैं, उसके साथ वो जो गप्पे कर रहे हैं, उनका जो एहसास है, जो एक्सपीरियंस है, उनका जो सोच विचार है, जो वो सीख रहे हैं, वो सब हम कैप्चर कर ले रहे हैं। और इसको कैप्चर किस लिए कर रहे हैं कि इससे AI को शिक्षा मिल रहा है। कल जब हम AI के एल्गोरिदम जब प्रयास करेगा कि हमको ये बताने के लिए कि क्या करने से ये और बेहतर हो सकता है, इसका प्रोडक्शन और अच्छा हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमें कृषि किस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब के लिए जब हम AI को पूछेंगे तो वो हमें जवाब कहाँ से देगा, वो अपना ज्ञान कहाँ से सीख रहा है। तो वो अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारे कृषि भाई बहन के ऊपर निर्भरशील है, और इसका मॉडल हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं
क्योंकि वो हिंदी में बंगला में ऐसे ही बातचीत हो रही है, उसी को कैप्चर किया जा रहा है, वही आ रहा है, उसी मॉडल से एआई का एल्गोरिथम जो है वो सीख रहा है। अब आप सोच के देखिए, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं जो अब सोच रहे हैं कि भाई हम कृषि में विकास कैसे लाएंगे, लोगों में सिर्फ, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ कृषि के लिए तो नहीं, हर विषय में उपयोगी है। तो हमारे जितने भी भाई बहन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में काम कर रहे हैं, वो आज एआई के लिए आचार्य बन सकते हैं, अगर ऐसे जो यहाँ पे हो रहा है ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही तरह से काम को आगे लिया जाए। तो इस तरह के इसके सिवा भी बहुत सारा इसको शोध को लेकर, विज्ञान को लेकर काम चल रहा है। आज तो शुरुआत है, तो आपको इतना बताने आया हूँ कि 3 महीना भी हुआ नहीं है, इसी बीच हम यहाँ सब्जी मंडी लगाकर बैठ गए हैं स्टूडियो पे। तो आप सोचिए कि इसको, अगर आप जो इसको सुन रहे हैं मेरे बात को, आप जैसे लोग जहाँ पर भी बैठे हैं, अगर आप कोई ऐसे कुर्सी में बैठे हैं जहाँ आप सिद्धांत ले सकते हैं, डिसीजन मेकर है आप। अब आप डिसीजन मेकर किसी सरकारी पद में भी हो सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के पद में हो सकते हैं, अपने घर में हो सकते हैं, एक स्कूल गोइंग छात्र जो है, अगर आप छात्र हैं तो आप अपने जीवन के लिए डिसीजन मेकर हैं। कोई कहाँ पर भी हो, हर कोई डिसीजन मेकर है। तो अब आपके लिए यही कहना है मुझे कि आप इन बातों को सुनने के बाद अगर जागरूक इतना हो गए हैं कि आप जीवन में जो डिसीजंस लेंगे, आप रोज जो डिसीजंस लेते हैं, क्या ये प्रो प्लैनेट होगा, क्या ये लाइफ के लिए, लाइफ की जो समीकरण बनाया गया है, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ, बायोफिलिक इनिशिएटिव्स जो हम ले रहे हैं, वाटिका जो चारों ओर लग रही है, आईआईटी खड़गपुर रिसर्च पार्क की ओर से और आईआईटी खड़गपुर की ओर से जो ये इतना बड़ा एक काम हाथ में लिया गया है, जिसमें हम कर्मियों की तरफ से सिर्फ एक निमित्त बनकर इसको सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आप जो डिसीजंस लेंगे उसमें क्या आप इस एग्जाम्पल से, ये जो उदाहरण यहाँ देख रहे हैं, क्या आप प्रेरित होंगे? क्या आपके डिसीजंस इससे प्रेरित होके बनेंगे, या आप कुछ और ही सोच में खोए हुए रहेंगे? क्योंकि अगर हम आज नहीं जागते हैं तो जितना भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट वगैरह ये सब ठीक करने का सपना बहुत दूर रह जाएगा। तो दरखास्त आपको इतना ही है कि प्रकृति के साथ हमारा जो पवित्र संबंध है, जो एक पवित्र रिश्ता है, उस रिश्ते को कायम करने के लिए, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों पे आ जाइए। आइए हमारे साथ, चलिए हम साथ मिलकर येलो फार्मिंग का फ्रेश कद्दू चबाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।